हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और हम आगे हैं बिल्कुल बायो के सेशन को लेकर के। बस थोड़ा सा एक बीच में क्लास नहीं हुई थी साथियों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और साथियों, आज के बाद से पर डे क्लास आपकी रीजनिंग की भी होगी, बायो की भी होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, अच्छे स्वस्थ और जबरदस्त होंगे साथियों। बस एक बार आ जाएं और सभी जुड़ जाएं और क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें साथियों। और बस इसको ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल रूप से एनसीईआरटी बेस का एक निचोड़ निकाला है साथियों। यहां से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, ये विश्वास और गारंटी दिलाता हूं सर। और जब आप एमबीडी टॉपर एकेडमी एमबीडी से आप जुड़ी गए हैं तो साथियों हमारा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ हट करके स्पेशल रूप से पढ़ाया जाए, ताकि परीक्षा में चार चांद लग जाए साथियों और आपका सिलेक्शन की तरफ आप अग्रसर हो। जरा थोड़ा हमारा आज गला खराब है, इसलिए थोड़ा सा जरा कम बोलना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। सेशन में श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, और जिसमें कुछ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। श्वसन का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जो श्वसन का महत्वपूर्ण अंग होता है वह फेफड़ा और फुसफुस धमनी होती है। महत्वपूर्ण अंग जो होगा इसका, अगर श्वसन की बात करेगा तो श्वसन में क्या होगा? फेफड़ा, फेफड़े में भी फुसफुस धमनी होती है। और ये इसका कार्य क्या होता है? इससे गैसों का विनिमय फेफड़ों में होता है। किससे होता है? गैसों का विनिमय होता है, मींस आदान प्रदान होता है फेफड़ों में, इधर से उधर और इधर से इधर करना। अगर मानव में बात करें, क्वेश्चन 2 की बात करें तो मानव में श्वसन जो आरंभ होता है वो नासा के द्वारा होता है। नासा का मतलब नाक से आरंभ होता है। किससे? नाक से। और नाक में विशेष गंध आने का कारण क्या होगा? ओलोफैक्ट्री। नाक में एक विशेष गंध, क्या है? विशेष गंध के कारण क्या होगा? ओलोफैक्ट्री के द्वारा, ओलोफैक्ट्री के द्वारा हमें एक स्पेशल जो छींके आती हैं, इस टाइप से ओलोफैक्ट्री के द्वारा हमें छींके आती हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं साथी। मानव श्वसन तंत्र का जो प्रथम अंग है वह नाक है। अगर प्रश्न में आ जाए, जैसे प्रश्न में कहता है कि पाचन की क्रिया आरंभ कहां से होती है, तो आप तुरंत से पहले आंसर लगा देंगे कि मुंह से प्रारंभ होती है। ऐसे इसमें श्वसन की बात करेगा कि मानव श्वसन तंत्र आरंभ कहां से होता है, मींस प्रथम कौन सा होता है, तो वह लगाएंगे नाक से। कहां से? नाक से। और मछली की बात करें, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, या मछली में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो आप लगाएंगे गिल्स, गलफड़े, किलोम द्वारा। मींस सभी के द्वारा हो सकता है, गिल्स के द्वारा भी करती हैं, गलफड़ों के द्वारा भी करती हैं और किलोम के द्वारा भी करती हैं। किलोम मींस जैसे कि बिच्छू के द्वारा होता है। अगर मनुष्य में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो श्वसन होगा वह किसके अंग के द्वारा होगा, तो वह होगा फेफड़े, मींस लंग्स के द्वारा होगा साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। केचुए में किस अंग द्वारा श्वसन करता है? केचुआ मींस किस अंग के द्वारा केचुआ श्वसन करता है, तो वह करेगा त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। और केचुए का जो वर्टिकल नेम है पोरिटेमा विस्कोडिमा नाम है इसका। कौन सा? पोरिटेमा विस्कोडिमा नाम है। अगर मेंढक में श्वसन की बात करें तो तो इसमें आएगा त्वचा और फेफड़े, ये दोनों के द्वारा ही करता है। कौन? मेंढक, फ्रॉक्स। मेंढक जो श्वसन करता है वह दोनों के द्वारा करता है। साथियों जरा थोड़ी सी दुआ करना कि जल्दी से हमारा गला ठीक हो जाए, मैं स्पेशल रूप से आपको कुछ स्पेशल दे सकूं साथियों, ठीक है। चलिए, और क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। और आज आप सपोर्टेबल बन करके हमारे साथ खड़े रहिएगा साथियों। और स्पेशल रूप से हम डिजिटल बोर्ड पर आपको स्पेशल रूप से सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हट करके हम आपको स्पेशल कुछ देंगे साथियों। इसलिए क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करना और इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचाना जो हमारे प्यारे बच्चे जो शहर आने में असक्षम है,
पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हैं, जो गांव जिला जोहार है वहां पे आने जाने का साधन नहीं है और वहां शिक्षा का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए। तो साथियों, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, उन बच्चों को जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं और उनका लाभ भी मिले और वो नौकरी और पोस्टों पर जाए। जब आपने सरकारी नौकरी की ठान ही ली है और जब टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से जुड़ी गए हैं, तो यहां से हमारा कर्तव्य और पूर्णतः गारंटी और विश्वास दिलाता हूं साथियों कि आपको 100% नौकरी दिला करके रहूंगा, जो कुछ भी हो जाए उस सफलता के दरवाजे पर लेकर के आपको ले जाकर के खड़ा कर दूंगा साथियों, जिसकी आप बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते साथी। चलिए, मेंढक में शोषण की बात करें तो मेंढक में शोषण किस अंग के द्वारा होगा? त्वचा या फेफड़ों के द्वारा होगा। अगर भेड़ शिशु में शोषण किस अंग द्वारा होता है? अगर भेड़ शिशु की बात करें तो भेड़ शिशु में शोषण किस अंग के द्वारा होगा? तो वह होगा गिल्स के द्वारा। गिल्स मींस गलफड़ों के द्वारा। गिल्स किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और कीटों में, टिड्डा में, मक्खी, तिलचट्टे में शोषण किस अंग के द्वारा होता है? जो कीट होते हैं, टिड्डा होता है, मक्खी होती है, तिलचट्टा होता है, शोषण किस अंग के द्वारा होता है साथी? तो यह होता है वायु नलिका, श्वसन नलिका के द्वारा। देखो चिड़िया बोल रही है साथियों, आप कितने सौभाग्यपूर्ण हैं कि एक चिड़िया की आवाज आपको सुनने मिल रही है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त और सुबह सुबह मुझे क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि रात लाइट ना आने के कारण क्लास नहीं हो पाई साथियों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए चलिए, वायु नलिका, श्वसन नलिका। बिच्छू में शोषण किस अंग के द्वारा होता है? बिच्छू में शोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो वह होता है पुस्तक किलोम, बुक लंग्स के द्वारा होता है। पुस्तक किलोम के द्वारा बिच्छू में शोषण होता है। अगर श्वसन की क्रिया ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? अगर श्वसन क्रिया की बात करेंगे तो श्वसन अपने आप में ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है? तो आप लगाएंगे अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया वह होती है जो कि हमारे इच्छा के अनुसार होती है, और अनैच्छिक क्रिया वह होती है जो हमारी बिना इच्छा के अनुसार हो जाती है साथी। जैसे कि खांसी आना, छींक देना, आग पे हाथ जाने के बाद तुरंत तत्काल में हटा देना, तो वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया। कोई उसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कुछ इच्छिक क्रिया कैसी होती है? जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो कहेंगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो उसमें इच्छिक क्रिया है आपकी, उसमें इच्छा है आपकी, आप जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मनुष्य में श्वसन अवस्था में शोषण की दर कितनी होती है? जो मनुष्य स्वस्थ होता है उसमें शोषण की दर जो होती है वह कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितनी? 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है व्यक्ति। ठीक है, वो भी कौन? स्वस्थ मनुष्य है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मनुष्य का अंतिम चरण क्या है? श्वसन का अंतिम चरण क्या है? श्वसन का अंतिम चरण जो होगा वह खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस दुआ करना है, थोड़ा सा गला बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और थोड़ा सा बस इसी अंजस में हूं मैं कि बस गले की वजह से, देखो आप आवाज देख रहे होंगे किस प्रकार से आवाज हो गई, पता नहीं किसकी नजर लगी है, गले को बिल्कुल गला ठीक नहीं हो पा रहा है। 2 दिन तो मुझे हो गए हैं साथी आज, लेकिन ईश्वर से दुआ करना कि जल्दी से गला ठीक हो जाए और बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ा सकूं साथी। चलिए, ऑक्सी वायुवी श्वसन क्या है? ऑक्सी वायुवी श्वसन क्या है? वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किससे? ऑक्सी वायुवी श्वसन क्या है? ऑक्सी बॉडी के अंदर ऑक्सी वायुवी श्वसन जो होता है उसका कार्य होता है वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर इसमें जल ग्लूकोज होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उत्पन्न होते हैं और इससे ये बनते हैं साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अनॉक्सी अवायुवी श्वसन क्या है? अनॉक्सी अवायुवी श्वसन क्या है? वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनाते हैं किसमें? अनॉक्सी अवायुवी श्वसन क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया के द्वारा? इस क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? इस वाली क्रिया के द्वारा। मींस इस क्रिया के द्वारा क्या क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं ग्लूकोज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या? एथिल अल्कोहल इसमें बनता है। कौन सी? अनॉक्सी अवायुवी श्वसन क्रिया के द्वारा ये बनता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस की क्रिया कहां होती है? मींस
एक मनुष्य का हिस्सा है जहां ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं और ये होती कहां है? तो वह होती है कोशिका द्रव में। किसमें होती है? कोशिका द्रव में। और ये कोशिका द्रव होता कहां है साथी? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस पर अभी हम बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका छूट नहीं सकता। देखो आज हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें। देखो स्वास्थ्य खराब होने के उपरांत हम आपको क्लास दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पर्पज जरूर होगा। हम बच्चों के फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की एक दिन क्लास छूट जाएगी तो उनका बहुत लॉसेस ही मींस नुकसान हो जाएगा और वो नौकरी से थोड़ा बहुत पिछड़ जाएंगे और जो उनके साथी है वो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे क्लास हो जाएगी और फिनिश हो जाएगी, लेकिन आपकी क्लास भी नहीं छूटेगी साथियों। बस इसी के जस्ट बाद बस रीजनिंग की क्लास आने वाली है और रीजनिंग क्लास बहुत रहस्यमयी क्लास होने वाली है साथी, उसको देखना ना भूलें और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें। बस इसी के साथ चलते हैं आगे। ग्लाइकोसिस की क्रिया कहां होती है? तो वह होती है कोशिका द्रव में। और क्रेब चक्र की बात करें, क्रेब चक्र कहां होता है? तो वह होता है मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र कहां होता है? मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके? मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब चक्र की क्रिया होती है। किसमें? मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीशोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने अणुओं की संख्या होती है? जो ऑक्सीशोषण होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अणु होते हैं जिनका नाम है एटीपी। उसमें एटीपी की संख्या कितनी होती है? एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ये एटीपी होते हैं हमारे शरीर को पौष्टिक बनाते हैं और मीन्स जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वह होते हैं 38। कितने जैसे इसमें देखने को मिलेगा? देखो ऑक्सीशोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने अणुओं की संख्या होती है, मीन्स कितने एटीपी होते हैं? तो वह होते हैं 40 एटीपी। कितने होते हैं बेटा? 40 एटीपी होते हैं। और संख्या की बात करते हैं, जो संख्या बनती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर संख्या बनती है एटीपी की संख्या, तो वह शरीर में 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। शरीर के लिए 38 एटीपी काफी होते हैं और इसी के कारण हम शोषण कर पाते हैं साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो विद फोटो के डायग्राम के हिसाब से हम समझाएंगे आपको बिल्कुल पूरा ब्यौरा समझाएंगे। ग्रास नली क्या है, ट्रेकिया क्या है। हमारी भी थोड़ी ट्रेकिया खराब हो गई है जिसके कारण आवाज आपको साफ नहीं आ पा रही है साथियों। चलिए अगर ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है, ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एटीपी को। ऊर्जा का दलाल कहा जाता है एटीपी को। ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है बेटा? एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एटीपी की फुल फॉर्म बताइए तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें डीएनए, आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और एटीपी की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ऊर्जा का दलाल की बात करें तो ऊर्जा का दलाली का जो कार्य करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, उसको दलाली काम करेगा एटीपी। ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है? एटीपी को। जैसे कि हमारे उसमें दलाल कहते हैं, जैसे कि जमीन बिकवाता है कोई तो उसको दलाल बोलते हैं। बोले दलाल इधर का सौदा कराएगा और उधर का सौदा कराएगा, और जब सौदा कराता है, जब दोनों को बैठाते हैं पार्टी को, तो उनसे कहता है तुम कितना दोगे और तुम कितना दोगे। ऐसे इसका एटीपी का हिसाब है। एटीपी क्या करता है? ऊर्जा का दलाल है। जब ये एटीपी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो उनसे 2 शर्तें रखेगा कि ऊर्जा एटीपी कहेगा कि आप मुझे कितनी तत्काल में ऊर्जा दोगे, और इधर शोषण से कहेगा कि आप मुझे कितनी ऊर्जा दोगे, तभी मैं आपका इधर से उधर काम करूंगा और इधर से इधर काम करूंगा। तभी तो इसको दलाल बोलते हैं। किसका? ऊर्जा का दलाल एटीपी को कहा जाता है। और इसीलिए इसको दलाल कहा जाता है साथी। दोनों तरफ से ऑक्सीजन ये लेता है, तब ऑक्सीजन उसको लंग्स को, फेफड़ों को पहुंचाता है एटीपी साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करें।
किस अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ये कौन सा बॉडी का कौन सा अंग है कि जिसको ऊर्जा गृह कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अंग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। और इस क्वेश्चन को 100% कहीं नोट कर लें, और एक इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहां से टीसीएस के कुछ नहीं पता कि टीसीएस कहां से क्वेश्चन पूछ ले, और उन्हीं क्वेश्चनों को एनसीईआरटी का बेस उठा करके लेकर के आए हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, उन्हीं को हम लेकर के आते हैं। देखो पढ़ते सब हैं, और ऐसा नहीं है किसी के पास पुस्तकें नहीं होंगी, पुस्तकें सब होंगी, लेकिन एनसीईआरटी कोई कोई पढ़ता है, और एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आए हैं कि शायद आपको एक ही क्लास में फिनिश हो जाए। इसके बाद में एक क्लास और आएगी श्वसन की, जिसमें सारे डाउट बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किसकी 1 ग्राम मात्रा से अन्य की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगर क्या चीज ऐसी लें हम, 1 ग्राम ऊर्जा के रूप में ले लें उसको, तो ऐसी क्या चीज होगी जो कि उसमें बिल्कुल पूर्ति कर देगा? कौन सी ऊर्जा उत्पन्न बिल्कुल पूर्ति कर देगा बॉडी के अंदर? तो वह होगी वसा। जाहिर सी बात है, जब वसा बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? फैट। क्या बढ़ता है? फैट बढ़ता है। फैट मीन्स मोटापा। कौन सा? मोटापा। क्या बढ़ता है बेटा? मोटापा। मोटापा बढ़ता है, और आज की डेट में देखने को मिलता है कि काफी भयंकर और विशालकाय शरीर लेकर के पड़े हैं। बस उनका क्या है? खान पीन का तरीका थोड़ा सा गलत है। अगर वो खान पीन के तरीके को सुधार लेते हैं तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन कर लेते हैं साथी। और आज की डेट में क्या है, दरअसल में हम जिम ज्वाइन करते हैं और एक जगह दूसरी जगह जाते हैं जिम करने के लिए। अगर आप देसी फार्मूला यूज करेंगे तो आपको बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप जिम करते हैं, जिम करने के उपरांत जो आपकी दृढ़ता होती है हड्डियों के अंदर, और जो कैल्शियम होता है उसकी कमी हो जाती है। जैसे आप जिम करते हैं तो जिम करते करते जाहिर सी बात है आपको स्पेशल रूप से उस बॉडी का लास्ट में प्रभाव देखने को मिलेगा, और प्रभाव यही होगा कि वो नुकसानदायक 100% होगा ही होगा साथी। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह जल्दी 4 बजे उठिए और 1 घंटा आप अपनी बॉडी के अंदर दीजिए, बॉडी पर दीजिए थोड़ा सा, जो है क्या बोलते हैं, फिजिकली आप फिटनेस बनाइए अपनी। और उसके बाद में आप पूरा दिनचर्या बचती है, पूरे दिन भर में आप बिल्कुल बैठ करके पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए सरकारी नौकरी, और मैं सरकारी नौकरी की यहां से गारंटी दिलाता हूं साथी। सरकारी नौकरी आपकी लगवा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगी। पीके सर का दृढ़ निश्चय और वादा है साथी। चलिए किसकी? वसा की बात करते हैं। तो क्या होता है? किसकी 1 ग्राम मात्रा से अन्य की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वह होती है वसा के कारण। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अंदर ली गई वायु में गैसों की मात्रा, जो वायु हमारी अंदर ली जाती है तो उसमें गैसों की मात्रा कितनी ली जाती है बॉडी के अंदर? जैसे हमने सांस ली और उसमें जो गैसें हैं वो कितनी गैसें हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई साथी? चलिए कौन सी? अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78.04 ये मनुष्य के श्वसन के अंदर जब सांस लेता है तो वो अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना? 21%। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन मनुष्य सांस लेने के उपरांत अंदर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ये श्वसन के समय अंदर चली जाती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु मल के द्वारा निकल जाती है साथी। चलिए अगर डायग्राम की बात करेंगे, ये डायग्राम बनाया हमने। जो डायग्राम हमारा जो होता है ये पूरा सिस्टम होता है, डायग्राम के हिसाब से हमने पूरा समझाया है। क्या है ये? श्वसन तंत्र है। क्या है ये? श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र जिससे कि हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, ये श्वसन तंत्र है। अब श्वसन तंत्र में क्या क्या है? इस प्रकार से श्वसन तंत्र का क्या है बेटा? ये चित्र है साथी। क्या है? ये चित्र है, और चित्र नंबर 0.2 होगा, क्योंकि हमने एक डायग्राम पहले बनवा चुके हैं। तो आप चित्र डाल लेंगे 0.2। कितना? 0.2। चलिए अब इसकी बात करते हैं। जो हमारी कंठ ये चक होती है, ये यहां से पूरा बनाया गया है, यहां से बस इतना ये यहां तक का बनाया गया है साथी। अब मैं समझाता हूं आपको। कंठ छद जो होती है, जैसे कि हमारा ऊपर आपने देखा होगा, आप इस प्रकार से अगर मुंह फैलाएंगे, आपने मुंह फैलाया, ये इसके अंदर एक ट्रेकिया टाइप की होती है,
ट्रेके टाइप की होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंठ शब्द बोलते हैं। और इसी के अंदर ये इसका जो गैप होता है उसको कंठ बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज स्पेशल रूप से व्यंग होकर के निकलती है। साथ ही इसको क्या बोलते हैं, कंठक बोलते हैं। और ये जो हमारी गर्दन है, निक बोलते हैं इसको, इस टाइप से गोल गोल जो दे रखे हैं उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण उपास्थि में क्या बोलेंगे, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब वो अधूरी होती है, कौन सी, उपास्थि में। उपास्थि में अपूर्ण होती है। और ये होती है इसकी श्वसन नली, जो बीच की नली होती है, ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला अंदर का सॉरी जो अंदर का ये हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं श्वसन नली। क्या कहते हैं बेटा, इसको श्वसन नली कहते हैं। और ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ये वाला आवरण, ये क्या होगा, वह फुसफुसी कारण होगा। मीन्स यही तो फेफड़े हैं जिसके कारण ये लिख रहा है फुस्फा वर्णी। क्या है, फुसफुसा वर्णी, फुसफुसा वर्णी है ये, जिसके कारण हम सांस लेते हैं। और ये वाली जो परत है इसकी, ये वाली परत, इसी को हम कहते हैं साथी, क्या कहते हैं, फुसफुसा वर्णी, फुसफुसा वर्णी। और ये होती है कुपिकाएं, मीन जैसे रूट होती हैं इस टाइप से, रूट से ये, इसको कुपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कुपिकाएं बोलते हैं साथी, इसको क्या बोलते हैं, कुपिकाएं। और कुपिकाओं की बात करें तो कुपिकाओं का कार्य क्या होता है, ये देखो कुपिका है क्या। कुपिका जो है अपने आप में जो हमारे कपाल में काम करती है, कुपिका यहां से होकर के इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट देती है और उसको काम करने के लिए कहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये वायु और रक्त प्रवाह के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का विनिमय करता है। कौन, कुपिका। कुपिका कार्य क्या होता है, कुपिका अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कुपिका क्या है, तो आप कहेंगे इसमें जो रक्त की जो प्रवाह है और उसके बीच में जो रक्त के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का आदान प्रदान करता है, मींस गैसों का उसका विनिमयकरण करता है। और नासा के द्वारा आने वाली वायु को एक सतह पर उपलब्ध कराती है। कौन, ये कुपिका। कौन कराती है, कुपिका। कौन कराती है बेटा, साथी ये कराती है कुपिका। कुपिका क्या कराती है, नासा द्वारा आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है। चलिए, और ये जो होगा इसका बीच का जो अंग होगा उसको बोलेंगे श्वसन। क्या बोलेंगे साथी, श्वसन बोलेंगे। देखो स्वास्थ्य बहुत ही खराब है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए हम क्लास को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बच्चों का हमारे ऊपर विश्वास है। तो हम इस वजह से बिल्कुल क्लास लेकर के आए हैं, और इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखना साथी, और एक दूसरे भाई को क्लास को शेयर जरूर करना। मैं आपका साथी, आपके साथ बिल्कुल साथ देकर के खड़ा रहूंगा और साथ देता रहूंगा, और आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा साथी। बस आपको चाहिए बशर्ते सरकारी नौकरी, और मम्मी पापा का सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सरकारी नौकरी पर लगे, तो हमारा भी सीना फक्र से थोड़ा चौड़ा हो जाता है साथी। और उससे ज्यादा खुशी होती है एक आपके गुरुजी को, मींस टीचर्स को, आपसे ज्यादा आपके मम्मी पापा से ज्यादा खुशी उत्पन्न कब होती है कि मेरे हाथ का पढ़ाया हुआ ये बेटा है और इसकी नौकरी लग गई है। तो बड़ा जरा अंदर से स्वाभाविक मान से बता रहा हूं आपको, बड़ी खुशी उत्पन्न होती है साथी। और जब आप लग जाए तो एक छोटा सा जरा मिठाई का उपहार जरूर पहुंचाएं पीके सर के लिए, ठीक है। चलिए, कुपिका की बात हो गई। अब क्या है, फुसफुसीवारी। क्या है, फुसफुसावरी। फुसफुसावरी जिसके कारण फुसफुस धवनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धवनी। धवनी क्या बोलते हैं इसको बेटा, धवनी बोलते हैं। मींस जो धवनी होती है हमारी फुसफुस धवनी, जिससे कि एक आवाज भी आती है लबडब लबडब की। जैसे मनुष्य अगर डीप की स्थिति में पहुंच जाता है तो वह मरमर की स्थिति में हो जाता है, कहते हैं कि बस प्रभु वो बचा लो, बस आप ही सहारा है। इस प्रकार से अब बात करते हैं। और ये जो आवरण होता है, ये ऊपर का जो आवरण होता है वो पसली का कटा हुआ आखिरी भाग होता है। किसका, पसली। जो हमारी पसली होती है उसको कटा हुआ आखिरी भाग है। जो पसलियां होती है, जैसे हमारा ये है, ये पूरी क्या है, एक बॉडी। यही तो पूरा इसका चित्र है, फोटो है। ये जो हमारी पसलियां होती हैं उसी का कटा हुआ भाग है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेफड़ा। क्या बोलेंगे, फेफड़ा। और जिसके अंदर होती है वायु। क्या होती है, इसके अंदर होती है वायु। और वायु का काम इधर उधर ले जाने का कौन करता है, कुपिका। कौन करती है, कुपिका। जैसे हमने बता ही दिया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसका विनिमय करता है गैसों का उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ये है श्वसन नली, ये श्वसनी है जिसको श्वसन नली कहते हैं। यहां से जो एक इस टाइप की होती है उसको श्वसनी कहते हैं। और ये इसका पूरा ये क्या है, ये है डायफ्राम। कौन सा, जो हमारा ये है, ये वाला क्या है बेटा, ये है डायफ्राम। कौन सा है, डायफ्राम। अगर श्वसन नलिका की लंबाई की बात करें तो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 12 सेंटीमीटर होती है, 12 cm सेंटीमीटर होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 2.5 इसकी चौड़ाई होती है, 2.5 इसकी चौड़ाई होती है। किसकी, श्वसन नलिका की। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको यहां से प्रश्न बिल्कुल 100% बनाई देंगे और साथ ही एक भी प्रश्न यहां से छूट नहीं सकता, ये विश्वास और गारंटी है। साथी, जब टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से आप जुड़ी ही गए हैं तो हमारा कर्तव्य यहां से बनता है कि स्पेशल रूप से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाए और बच्चों के एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न लगेंगे। 1 डे एग्जाम, 2 डे एग्जाम और रेलवे के लिए तो ये बहुत स्पेशल रामबाण साबित होगी, ऐसा ये विश्वास दिलाता हूं। साथ ही मैं आपको, जिस दिन आप एग्जाम देकर के निकले बस उसी दिन पीके सर याद आएंगे कि पीके सर की क्लास हमने देखी थी और 100% यहां से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले हैं साथी। और यहां से आते हैं, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। लव यू ऑल, जय हिंद।